हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आज की वीडियो में हम अपने पॉलिटिकल साइंस मेजर के पेपर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये जो भारतीय विदेश नीति का जो पेपर है, ये एक नया पेपर है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसी साल आपके सिलेबस में जुड़ा है। तो इस पेपर के कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के 8 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बताए थे जो कि आपके पेपर में आने ही आने हैं। तो आज से हम उन क्वेश्चन के आंसर को वन बाय वन कवर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति के विकास और निर्धारकों का वर्णन कीजिए। जो आज मैंने जो आंसर लिखा है वो मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि ये हिंदी इंग्लिश सभी को ये समझ में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये पेपर में आना ही आना है, क्योंकि आपका पेपर का नाम ही है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो उसका विकास और निर्धारक तो पूछा ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा। पहला क्वेश्चन ही ये होगा, बस थोड़ा सा घुमा देंगे, या तो विकास पूछ लेंगे या निर्धारक या ऑब्जेक्टिव या प्रिंसिपल। तो आपको ये आंसर ही लिखना है, ये एक मॉडल आंसर है। और मतलब आप बस इस आंसर को केवल रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट को समझना है, फिर रट तो अपने आप ही जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विदेश नीति किसी भी राज्य की गतिविधियों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। अगर सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो विदेश नीति का उद्देश्य किसी राज्य का अन्य राज्यों से संबंध बनाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखना एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का आकलन करना है। किसी भी कंट्री की कोई भी फॉरेन पॉलिसी होती है तो क्या होता है कि उसके दूसरे स्टेट से, दूसरी कंट्रीज से कैसे रिलेशन है और इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पहचान है वो कैसी है। ठीक है, तो विदेश नीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, रुकती नहीं है, ये निरंतर डेवलप होती रहती है। प्रत्येक देश की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने व अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य के आधार पर जो नीति निर्धारित करती है वही देश की विदेश नीति कहलाती है। तो हर देश किस लिए काम करता है? राष्ट्र हित के लिए काम करता है, नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है। तो विदेश नीति का एक मेन वो क्या हो गया? नेशनल इंटरेस्ट, इसीलिए तो विदेश नीति बनाई गई है। अब हम बात करेंगे भारतीय विदेश नीति के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न करना कि पूरे देश में शांति रहे, सुरक्षा रहे। दूसरा है सभी राज्य और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, सभी के बीच में मैत्रीपूर्ण, सम्मानपूर्ण, फ्रेंडली रिलेशंस हो। तीसरा जो पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रोत्साहन देना। जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी किसी का लड़ाई झगड़ा है, जो भी कन्फ्लिक्ट्स है, उनको कैसे मध्यस्थता शांति से सोल्व कराएं। और जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखना। जो भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति आस्था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारी भारतीय विदेश नीति है उसका विकास किस तरह हुआ है, कितने फेजेस में हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे वो डेवलप हुई है। तो भारत की विदेश नीति का पहला चरण कब प्रारंभ हुआ? 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 1947 से 1962 तक भारतीय विदेश नीति का पहला चरण रहा। यह गुट निरपेक्षता का दौर रहा। इसका मतलब क्या है? नॉन अलाइनमेंट का, कि हम जो कोल्ड वॉर के बाद जो देश, पूरा वर्ल्ड जो था वो दो देशों में बट गया था कि भाई आधे लोग अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भारत ने क्या डिसाइड किया कि हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी एक की साइड नहीं जाएंगे और ना ही किसी के खिलाफ होंगे। तो इसको बोलते हैं गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, इंडिया चाइना का जब वॉर हुआ तो ये नॉन अलाइनमेंट फेल हो गया एक तरीके से। 1962 से 1971 तक दूसरा दौर चला, सेकंड फेज, और जिसे हम यथार्थवाद एवं सुधारों का दौर कह सकते हैं। 1962 में चीन आक्रमण ने भारत की राजनीति को देश की सुरक्षा, राजनीति एवं आर्थिक संसाधनों पर विशेष रूप से बल देने वाली नीतियों की तरफ मोड़ा।
उसके बाद जो तीसरा दौर है वो 1971 से 1991 तक चला, और जो चौथा दौर था वो 1991 से 1999 तक चला, जिसमें रणनीतिक एवं कूटनीतिक नीतियों के साथ साथ देश को आगे बढ़ने के लिए आर्थिक नीतियों का भी समावेशन करना पड़ा। सभी को पता है कि 1991 में हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो ओपन हुई थी, एलपीजी आया था, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद ही अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारने के क्रम में बड़ा खतरा मोल लेते हुए 1998 में भारत ने अपना दूसरा नाभिकीय परीक्षण भी किया। नाभिकीय परीक्षण क्या होता है? न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। और परीक्षण भी हुआ, और कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद जो वैश्विक स्तर पर जो भारत का महत्व था वो तो इतना ज़्यादा बढ़ गया, और साथ साथ भारत को व्यवहारिक तौर पर विदेश नीति के परिवर्तन का लाभ भी बहुत ज़्यादा मिला। उसके बाद जो पांचवा दौर है जो कि 2000 से 2013 तक चला, जो फिफ्थ फेज था, इस दौर में भारत अमेरिका एवं चीन के बीच में शक्तियों के संतुलन का एक अहम किरदार बनकर उभरा, ठीक है। और जो अभी वर्तमान में जो पूरा कौन सा फेज चल रहा है, 2014 के बाद जो फेज शुरू हुआ है, ठीक है। भारतीय विदेश नीति में अभूतपूर्व परिवर्तन तब आना प्रारंभ हुआ जब छठा दौर प्रारंभ हुआ और केंद्र में 2014 में भाजपा की सरकार आई। यह दौर ऊर्जावान कूटनीति और शक्तिशाली निर्णयों का है। कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी। तो हमारी जो भारतीय विदेश नीति है उसका 6 चरणों में, 6 फेजेस में उसका विकास हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, कि जो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है उसके जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील समझौता। तो ये होता क्या है? पंचशील, नाम से ही समझो, इसके अंदर 5 चीजें हैं, 5 निर्णय हैं। तो भारतीय नीति निर्माताओं ने, जिन्होंने भारतीय नीति को बनाया था, ने शांति, विकास और मानव जाति के अस्तित्व के बीच संबंध को समझा। इसलिए जो भारत था वो अपने पड़ोसी देशों के साथ, या जो बड़े बड़े शक्ति वाले देश थे लाइक अमेरिका और रशिया, उनके साथ शांतिपूर्ण और फ्रेंडली रिलेशन को उसने बढ़ावा दिया। चीन के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करते समय भारत ने एक पंचशील नामक 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों के पालन की बात की। तो इस पंचशील एग्रीमेंट के अंदर जो 5 बातें शामिल थी, ये आपको अपने एग्जाम में जरूर लिखना है, क्योंकि जब हम विदेश नीति की बात करेंगे तो पंचशील एग्रीमेंट का जिक्र होगा ही होगा। तो ये 5 चीजें क्या क्या है पंचशील में, 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? वो है, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, एक दूसरे की सोवरेनिटी को, संप्रभुता को आप सम्मान करेंगे, ठीक है। दूसरा है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, इंटरनल मैटर्स में आप नहीं घुसेंगे। तीसरा है समानता और पारस्परिक लाभ, इक्वालिटी। और चौथा है, एक दूसरे के प्रति अनाक्रमकता, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, अटैक नहीं करोगे। और फिफ्थ है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पहले शांतिपूर्ण आप समझाने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब पंचशील के बाद जो दूसरा जो मेजर प्रिंसिपल है वो है गुट निरपेक्षता की नीति। अभी हमने पीछे पढ़ा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो गुट निरपेक्षता कब क्या है कि जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तो पूरा वर्ल्ड जो था वो 2 देशों के बीच में बट गया था, अमेरिका और रशिया के बीच में। जो गुट निरपेक्षता है भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका मूल तत्व संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब और सोवियत संघ द्वारा गठित किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल न होकर विदेशी मामलों में स्वतंत्रता बनाए रखना है। तो गुट निरपेक्षता जो नॉन अलाइनमेंट था वो तो ना तो तटस्थता है, ना गैर भागीदारी है और ना ही अलगाववाद है। यह एक सकारात्मक एवं गतिशील अवधारणा थी। इसमें मतलब भारत ने डिसाइड किया कि ना तो हम अमेरिका की साइड जाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, ना रशिया को, और ना ही उनके खिलाफ बोलेंगे। तो क्या लिया? बीच का रास्ता लिया। उसको हम बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और ये एक पॉजिटिव और गतिशील इसको बोला जाता है। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद विरोधी नीति। मतलब इंपेरियलिज्म और रेसिज्म को और कॉलोनियलिज्म के खिलाफ विरोध करना है उनका। आप उन चीजों को सपोर्ट नहीं करेगी हमारी भारतीय विदेश नीति। और फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अब हमने अपने उद्देश्य भी देख लिए, प्रिंसिपल्स भी देख लिए और विकास भी देख लिया। तो अब हम लास्ट में
क्या करेंगे, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का वर्णन करेंगे, मतलब डेटर्मिनेंट्स का। तो डेटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि हम जो विदेश नीति को जो भी इफेक्ट करते हैं या जो भी निर्धारित करते हैं उनको, उनके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले जो है वो इंडिया की ज्योग्राफी, भूगोल है, वो ही सबसे ज़्यादा निर्धारक करती है। क्योंकि जो नेपोलियन थे उन्होंने एक बार कहा था कि किसी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, उसकी जियोग्राफी द्वारा निर्धारित होती है। और भारत के संबंध में ये बिल्कुल ट्रू बात साबित हुई, क्योंकि जो नेचर है उसने भारत को एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थिति प्रदान की है। आप सभी को पता है ना कि साउथ में है एशिया के। तो जो इसकी सीमाएं हैं, जो इसका बॉर्डर है, वो सभी एशियाई देशों से लगता है, दक्षिण एशियाई देशों से। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, सबसे इंडिया की बाउंड्री लगती है। तो यह स्थिति सामरिक एवं व्यवहारिक स्थिति से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो सेकंड जो निर्धारक तत्व है वो होता है हमारी ऐतिहासिक परंपराएं एवं संस्कृति। किसी देश की विदेश नीति उसके तत्कालीन ऐतिहासिक अनुभवों, परंपराओं एवं संस्कृति से निर्धारित होती है। भारत की विदेश नीति में इन अनुभवों के साथ साथ भारतीय दर्शन के अनुसार भारतीय परंपराओं में राजनीतिक शक्ति का एक आदर्श स्वरूप उजागर होता है, जिसमें शांति, सहयोग और वसुधैव कुटुंबकम रूपी अंतरराष्ट्रीय वाद का आदर्श रूप दिखाई पड़ता है। जो हमारे संस्कृति से झलकते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, कि हम पूरा वर्ल्ड एक परिवार है, हम सबको शांति से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये कहाँ से झलका है? हमारी परंपराओं से, ट्रेडिशन से, हमारी संस्कृति से। ठीक है। और जो थर्ड हमारा निर्धारक है, डिटर्मिनेंट है, वो है आर्थिक विकास। जो आज का आधुनिक समय है उसमें किसी भी राष्ट्रीय आर्थिक विकास जो है वो राष्ट्रों के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। हर राष्ट्र की आंतरिक नीति आर्थिक जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए उसके माध्यम से समृद्ध राष्ट्र बनाना रहता है। जब आपकी इकोनॉमी डेवलप होगी, यही तो सबका एम होता है ना। विदेश नीति बोलते तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, आधे लोग तो अगर लेमैन से आप बात करेंगे तो क्या बोलेगा, वो तो यही समझता है कि भाई आर्थिक को बढ़ाना, इकोनॉमी को बढ़ाना ही इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है, जबकि ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। ठीक है। और सबसे नेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट फीचर आता है वो है जनसंख्या, पॉपुलेशन। भारत जाना ही अपनी जनसंख्या के लिए जाता है, क्योंकि ये इसमें सबसे सर्वाधिक युवा देश है, सबसे ज्यादा यूथ जो है वो पॉपुलेशन इंडिया में है। तो भारत एक उपभोग उन्मुख देश बन रहा है। ठीक है। ऐसे में यह सभी उत्पादक राष्ट्रों हेतु बड़े बाजार की आवश्यकता पूर्ण करता है, जो विदेश नीति का एक बड़ा निर्धारक है। उसके बाद जो सैन्य शक्ति है, कितना आपका मिलिट्री पावर है, जैसे कि आज जो भारत है वो थल सेना में 3रे नंबर पे है, एयरफोर्स में 4थे नंबर पर है, और जल सेना में 6ठे नंबर पर सबसे ताकतवर देश है। और हमारे पास एक न्यूक्लियर शक्ति से भी जो भारत है वो संपन्न है। आप तो ये सब भी एक विदेश नीति को निर्धारित करते हैं। और लास्ट में जो शासन प्रणाली, कैसी व्यवस्था है, जैसे कि भारत में एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जो विश्व के कई देशों को भारतीय विचारधारा स्वीकारने हेतु प्रेरित करती है। तो ये सभी जो हैं, ये चीजें, जो आपकी जनसंख्या है, आपका सैन्य शक्ति है, आपका आर्थिक विकास है, शासन प्रणाली है, आपकी परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, आपकी संस्कृति है, और जो आपकी जियोग्राफी है, वो सभी मिलकर किसी भी देश की नीति को निर्धारित करते हैं। तो आज के भारत की विदेश नीति में ये सभी विद्यमान हैं। ये सभी जो हमने फीचर्स की बात की वो सभी निर्धारक उसमें हैं। तो ये तत्व जो हैं वो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी जैसे जैसे सरकार बदलती है तो थोड़ी बहुत वो भी परिवर्तित होती रहती है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझो, और बस आपको एज इट एज अपने पेपर में ये आंसर लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स के लिए और आगे की वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।